हाँ जी, अब आ जाते हैं हम न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? स्टार्ट करते हैं इसको बकायदा से हम। इसके आप बेसिक मतलब कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं अब इसको। नर्वस टिश्यू या बेसिक हार्डवेयर। नर्वस टिश्यू, इसको बेसिक हार्डवेयर भी बोलते हैं। नर्वस सिस्टम इज लिविंग टिश्यू कंपोज ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर बनता है आपका नर्वस सिस्टम। द सेल्स इन द नर्वस सिस्टम फॉल इनटू टू मेजर कैटेगरीज। अब ये जो सेल्स है ना, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है सेल से मिलकर बनता है। अच्छा, ये जो सेल्स, ये हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। यानी कि ये फंक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है और स्ट्रक्चर भी करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम को बनाता भी है। अच्छा, अब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या दो टाइप्स के आप कह सकते हैं सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। एक तो ग्लिया और दूसरा न्यूरॉन्स। ग्लिया ग्लिया को ग्लाइल सेल भी बोलते हैं। और फिर न्यूरॉन्स तो न्यूरॉन ही होते हैं। दो टाइप्स के हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरॉन को। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन आर द इंडिविजुअल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव, इंटीग्रेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन सेल, मतलब ये सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। नर्वस सिस्टम, ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसको याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। 86 बिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है ना। आप कह सकते हैं 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, एक अंदाजे के मुताबिक, दे आर द बेसिक लिंक्स परमिट कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। और ये कम्युनिकेशन करवाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम कम्युनिकेट कम्युनिकेट ओनली विद अदर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम कम्युनिकेट ओनली विद अदर न्यूरॉन्स। इसमें ये 86 बिलियन में से जो मेजोरिटी न्यूरॉन्स की है ना, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि पैगाम दूसरे न्यूरॉन को देंगे, फिर दूसरा न्यूरॉन आगे लेके जाएगा, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हाउ एवर, लेकिन अ स्मॉल माइनॉरिटी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। उनमें से कुछ, थोड़ी सी एक माइनॉरिटी है जो क्या करती है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं बेसिकली, जो इन्वायरमेंट से स्टिमुलस को क्या करते हैं, स्टिमुलस का मैसेज रिसीव करते हैं और कैरी मैसेजेस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू द मसल्स दैट मूव द बॉडी। अब उनमें से कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो मतलब कि जिसको सेंसरी न्यूरॉन्स बोला जाता है, जो इन्वायरमेंट से स्टिमुलस को लेते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और फिर कुछ इनमें से न्यूरॉन ऐसे हैं जो ब्रेन से हम इंफॉर्मेशन लेंगे और वो उसको फिर मसल्स तक लेके आएंगे, यानी कि मसल्स तक लाने की वजह बनते हैं। ठीक है, बाकी जो मेजोरिटी ऑफ न्यूरॉन्स है ना, वो कहते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ है जो सेंसरी होते हैं, कुछ और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि कुछ इन्वायरमेंट से लेकर जाते हैं ब्रेन तक, और कुछ ब्रेन से लेकर आते हैं हमारी मसल्स तक या बॉडी तक। अच्छा, अ हाईली सिंप्लीफाइड ड्राइंग ऑफ टू टिपिकल न्यूरॉन्स न्यूरॉन इज शोन इन फिगर। न्यूरॉन की फिगर हमारे पास मौजूद है। इसमें अब ये हमारे पास न्यूरॉन की फिगर है, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये सोमा है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर डेंड्राइट है, फिर एक्सॉन है, शॉन सेल है, माइलिन शीट है, नोड्स ऑफ रेनवियर हैं। फिर उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल, जिसको टर्मिनल बटन भी बोला जाता है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब इन डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं एक एक करके। द सोमा आर सेल बॉडी, ये सोमा या सेल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, कंटेन्स द सेल न्यूक्लियस एंड मच ऑफ द केमिकल मशीनरी कॉमन टू मोस्ट सेल्स। अब इसमें ये सोमा, जिसको सेल बॉडी भी बोला जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये वाला, ये सारा पार्ट, ये गोल सा जो सारा पार्ट है ना, ये क्या कहलाता है, सोमा या सेल बॉडी कहलाता है। ये जो रेडिश सा है, ये पिंक सा है। अच्छा, सोमा का मतलब बॉडी भी होता है। द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन इज डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू हैंडलिंग इंफॉर्मेशन। अब वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं ना, द सोमा आर सेल बॉडी कंटेन्स द सेल न्यूक्लियस एंड मच ऑफ द केमिकल मशीनरी कॉमन टू मोस्ट सेल्स। यानी कि ऐसे मतलब कि ऐसी केमिस्ट्री रखते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द सेल्स में भी मौजूद होती है, यानी कि उनके साथ जो कम्युनिकेट करना होता है आगे, तो इसलिए। अच्छा, द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन इज डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू हैंडलिंग इंफॉर्मेशन। जो बाकी न्यूरॉन्स होते हैं, जो बाकी न्यूरॉन है, सॉरी, जो बाकी न्यूरॉन है ना, वो इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए होता है। अच्छा, द न्यूरॉन इन फिगर हैव अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, ब्रांच्ड फीलर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब ये जो इसके साइडों पे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये दंदाने से, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं।
डेंड्राइट्स क्या करते हैं, आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन दैट आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन। इन्होंने क्या करना होता है, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेनी होती है या रिसीव करनी होती है या एक्सेप्ट करनी होती है। मोस्ट न्यूरॉन्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सेल्स, मतलब कि दूसरे न्यूरॉन से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं। मैं आपको इसकी ना रुकिएगा पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर है हमारे, ये दो न्यूरॉन है आपके सामने, दो न्यूरॉन है। अब ये जो ऊपर वाला न्यूरॉन है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये ऊपर वाला न्यूरॉन है ना, इसके जो डेंड्राइट्स है ना, ये दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन से जुड़े हुए हैं। यानी कि डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन ऐसे आई है नीचे से, यानी कि ये जो सेल बॉडी से होती हुई इस एक्सॉन से गुजरी है, एक्सॉन से इस टर्मिनल बटन में गई, इस टर्मिनल बटन से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से उसने मिलना है। उस डेंड्राइट के जरिए उस न्यूरॉन में जाएगी, उस न्यूरॉन से होती फिर इस तरह से आगे ट्रेवल करती चली जाती है। ये इस तरह से अपना रोल प्ले करता है डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द मेनी डेंड्राइट्स द इंफॉर्मेशन फ्लोज इनटू द सेल बॉडी। डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाती है इंफॉर्मेशन, देन ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द सोमा अलोंग द एक्सॉन। फिर एक्सॉन के थ्रू आगे जाती है। एक्सॉन क्या होता है, ये जो आपको वायर से नजर आ रही है ना ऐसे, ये बारीक सा और लंबा सा पार्ट इस न्यूरॉन का, ये एक्सॉन है। इसके थ्रू फिर कहते हैं आगे चली जाती है। ठीक है, अब आगे जाती है इससे सेल बॉडी से, फिर आगे टर्मिनल बटन में जाती है, टर्मिनल बटन से फिर अगले न्यूरॉन को शिफ्ट हो जाती है। इन ह्यूमंस many axons are wrapped in cells with the high concentrated of white fatty substance called myelin। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के जो एक्सॉन है ना, इसके आपको ये आप कह सकते हैं येलो से नजर आ रहा होगा पार्ट। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये व्हाइट सा पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ये कवर है बेसिकली ना इस एक्सॉन का। अब ये जो व्हाइट सा आपको नजर आ रहा है ना मटेरियल, ये माइलिन शीट है। माइलिन शीट का काम क्या होता है, एक्सॉन को सेव करना, एक्सॉन को सेव करना ताकि कम्युनिकेशन बेहतर तौर पर हो सके और आसपास से वो डैमेज भी ना हो। ये माइलिन शीट का काम होता है। बाय प्रिवेंटिंग एक्सॉन फ्रॉम स्प्रोटिंग इन न्यू डायरेक्शंस, माइलिन आल्सो स्टेबलाइज एक्सॉन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ कनेक्टिविटी इन न्यूरल नेटवर्क्स। माइलिन शीट का काम होता है कि वो बेसिकली उसको स्टेबल करके रखे और उसको आसपास इन्वायरमेंट से बचा के रखे ताकि कम्युनिकेशन सही हो। अगर वो कहते हैं माइलिन शीट डैमेज हो जाए तो क्या होता है, वो सिग्नल जो है ना वो सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगे। द लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल सीम विद द डिजीज मल्टीपल सेक्लरोसिस इज ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीट। वो कहते हैं जब मल्टीपल सेक्लरोसिस होता है ना, ये वाली जब डिजीज होती है किसी को, तो उसकी वजह माइलिन शीट का डैमेज होना ही होता है। जब माइलिन शीट डैमेज होती है तो वो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाती, तो वो फिर मल्टीपल सेक्लरोसिस हो सकता है। दैट सैड नॉट ऑल एक्सॉन्स आर माइलिनेटेड। Among those that are the myelin sheets can be distributed in a variety of ways. In some axons, segments that have myelin sheets may be interspersed with long segments that are unmyelinated। मतलब कि कुछ इसमें वो कहता है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो माइलिनेटेड होते हैं, कुछ माइलिनेटेड नहीं होते। अब उनमें से हम देख लेते हैं। आगे है, एक्सॉन इज सेगमेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ ब्रेक्स बिटवीन द सॉसेज लाइक सेगमेंट्स ऑफ द माइलिन शीट। अब इनमें से वो कहते हैं कि ये देखिएगा जरा, हाँ ये वाला न्यूरॉन, इनमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो माइलिन शीट है ना, इसके दरमियान में आपको कुछ थोड़ी सी स्पेस नजर आ रही होगी, यानी कि ये माइलिन शीट को टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है इसने। ठीक है, ये जो दरमियान में नजर आ रहा है इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। नोड्स ऑफ रेनवायर ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली ये जो वक्फा वक्फा होता है ना इनके दरमियान में, ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन को तेज करने में हेल्प करते हैं। इनको नोड्स ऑफ रेनवायर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव्स डाउन द एक्सॉन फ्रॉम सेगमेंट टू सेगमेंट। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाता है इन अ सेट ऑफ स्मॉल जंप्स, जंप लगा के, मूविंग फ्रॉम नोड टू नोड। अब वो कहते हैं कि बेसिकली नोड्स ऑफ रेनवियर का मकसद क्या होता है, वो जो कम्युनिकेशन होती है, मैसेज का जाना होता है ना, उसको तेज करना होता है इसका काम। अच्छा, उसके बाद द एक्सॉन एंड्स इन अ क्लस्टर ऑफ टर्मिनल बटन्स व्हिच आर स्मॉल नॉब्स दैट सिक्रीट केमिकल्स। अब ये जो हमने लास्ट में देखा था ना कि इसकी दूसरी साइड पे क्या होता है, टर्मिनल बटन्स होते हैं ये वाले, ये साइड पे, ये क्या करते हैं, ये केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रिएट करते हैं। यानी कि इसने जब दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलना है ना डेंड्राइट्स के साथ, तो यहाँ से फिर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं और वो फिर मैसेज को आगे पहुंचाते हैं दूसरे न्यूरॉन तक। अच्छा, उसके बाद these chemicals serve as the messengers that may activate neighboring neurons। ये एक्टिवेट कर देते हैं फिर साथ वाले न्यूरॉन को, और फिर उसमें मैसेज चला जाता है और आगे फिर उस तरह से ट्रेवल करता जाता है। द पॉइंट्स एट विच न्यूरॉन इंटरकनेक्ट आर कॉल्ड साइनैप्स। जहां पर ये न्यूरॉन मिलते हैं ना आपस में,
उसको साइनैप्स बोलते हैं। जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये साइनैप्स है बेसिकली। ये हमारा क्या है, टर्मिनल बटन है, और ये हमारे पास है डेंड्राइट, यानी कि ये दूसरे का डेंड्राइट है, ये टर्मिनल बटन है। यहाँ से फिर ये केमिकल मैसेंजर यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे हैं, ये एक्टिवेट करेंगे दूसरे न्यूरॉन को, उसमें ये चले जाएंगे, और फिर उससे आगे पैगाम चलता चला जाता है। अब ये जो जगह है ना यहाँ पर ये जो ट्रांसफर हो रहा है पैगाम, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। और ये जो गैप होता है, एक और चीज कि जब ये आपस में मिलते हैं ना, तो ये इनमें थोड़ा सा गैप होता है, ये बिल्कुल आपस में जुड़ नहीं जाते, थोड़ा सा गैप होता है, फिर वहां से रिलीज होकर न्यूरोट्रांसमीटर उछल के दूसरी साइड पे आते हैं। अच्छा, यानी कि उसमें से रिलीज होते हैं तो वो दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं। अब इस यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, इस गैप को सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और जो दूसरा न्यूरॉन जहां पर ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो जिस न्यूरॉन में जो ये न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं, वहां पर उसके टर्मिनल बने होते हैं या दरवाजे इसको कह लेते हैं इसकी जुबान में। उसको उनको रिसेप्टर बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, जो उसको एक्सेप्ट करेंगे या इंटर करवाएंगे दूसरे न्यूरॉन में। साइनैप्स का मतलब, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जंक्शन। अच्छा, उसके टू समराइज इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एट द डेंड्राइट्स इज पास थ्रू द सोमा एंड अलोंग द एक्सॉन। सोमा से होती है, मतलब डेंड्राइट एक्सेप्ट करता है, लेता है, फिर वो सोमा में आती है, सोमा से होते हुए एक्सॉन के थ्रू आगे चली जाती है, एंड इज ट्रांसमिटेड टू द डेंड्राइट्स। फिर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को ये ट्रांसफर हो जाती है, जो कि साइनैप्स के थ्रू हो रहा होता है प्रोसेस सारा। यहां तक कोई क्वेश्चन आपका? ये जो हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ रहे हैं ना, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं, और 10 के करीब क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12, ये याद रखिएगा। 10 के आसपास तो लाजमी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, इतने तो लाजमी होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल में अगर हम इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन निकालें ना इस सब्जेक्ट से, तो वो 15 बन सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। 10 तो मेरे ख्याल में लाजमी होंगे जो आते हैं, मतलब नॉर्मली। तो क्योंकि यही तो बेसिकली बेस बन रहा होता है ना हमारे बिहेवियर की, हमारी पर्सनैलिटी की, उसके अंदर चेंज आ रहा है, उसमें उसमें इतना सारा रोल प्ले करता है ये। ठीक है, हमारी यानी कि ब्रेन और बॉडी, हमारी बायोलॉजी जो होती है, उसी से तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हमारी डैमेज, मतलब इफेक्ट हो रही होती हैं, इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं, हमारा बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स, हमारी पर्सनैलिटी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी हाउ नाउ नहीं रखेंगे तो हाउ यू कैन ट्रीट योर पेशेंट, खास तौर पर जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात आती है, जब डिसऑर्डर्स की बात आती है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ। जैसे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के अंदर आपका सीरोटोनिन और डोपामीन अपना काम कर रहे होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डोपामीन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। यानी कि हर डिसऑर्डर के अंदर कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर आपको इन्वॉल्व मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वो दूसरा भी आपको समझ नहीं आएगा। बहुत दफा आपको क्वेश्चन पूछा होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर अपना रोल प्ले करता है। डोपामिन ज्यादा हो जाएगा तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है ना। जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए तो फिर वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ चला जाता है बंदा, अगर कम हो तो फिर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो ये इस तरह से कैसे कॉज कर रहा होता है आपको पता होना चाहिए। अगर एक बंदे को आपको पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया है, तो आप फौरन से समझ जाएंगे कि डोपामिन का इशू आ रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसका डोपामिन जो है ना वो कम करवाएं उसका किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अगर तो आप साइकाइट्रिस्ट हो तो फिर तो जाहिर सी बात आप मेडिसिन देंगे जो उसको ब्लॉक कर देगा या उसको सुस्त कर देगा उस प्रोसेस को, तो वो फिर थोड़ा सा बेहतर फील करेगा पेशेंट। अगर वो डिप्रेशन में है तो फिर आप उसका वो सेरोटोनिन इंक्रीज करवा देते हैं या रिलीज करवा देते हैं, या सेरोटोनिन की मेडिसिन देते हैं, तो वो फिर अच्छा फील करना शुरू कर देता है जब तक मेडिसिन लेता रहता है। तो मतलब ये एक चीज, अगर आपको ये केमिस्ट्री आती है ना, ये केमिस्ट्री पता है कि कौन सा न्यूरो कैसे अपना मतलब काम कर रहा होता है या रोल प्ले कर रहा होता है, तो आप बहुत सारी चीजें इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और उनको डील करना भी आसान हो जाता है। ये आगे जाके हम न्यूरो को भी पढ़ेंगे। ये बेसिकली बताने का मकसद इसकी इंपॉर्टेंस बताना था।